गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 2 फरवरी के जो सारे करंट अफेयर्स हैं राष्ट्रीय स्तर के उसको देखेंगे। ठीक है, 2 फरवरी को सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, 2 फरवरी को अगर हम देख रहे हैं तो ये 1 फरवरी का करंट अफेयर्स है। जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, हमारा बजट आया है। ठीक है, रविवार को आया। 1955 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि रविवार को बजट प्रस्तुत किया गया है। 1955 में इससे पहले जो है रविवार को बजट प्रस्तुत किया गया था। अब देखिए कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देख लेते हैं। 1950 से 98 तक जो है फरवरी के अंत में 5 बजे के आसपास बजट 5 बजे ही बजट प्रस्तुत किया जाता था। ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि इस समय जो था ब्रिटेन में क्या हो रहा था, 11 बजे सुबह हो रहा था। तो ये लगभग ब्रिटिशर्स लोगों की देन थी जो 98 तक हम लोग उसको कैरी कर रहे थे। ठीक है, 5 बजे शाम को बजट आता था 1950 से 98 तक। 1999 से 2016 ये वो समय था जब उस 5 बजे को बदल के फरवरी के अंत में 11 बजे कर दिया गया। पहले फरवरी के अंत में 5 बजे चल रहा था, अब फरवरी के अंत जब 28 रहता था तो 28, और जब 29 फरवरी होती थी 29। ठीक है, तो 11 बजे जो है इसको स्टार्ट किया जाने लगा। ये यशवंत सिन्हा द्वारा किया गया और 2016 तक ऐसा चला। 1999 में जो यशवंत सिन्हा ने ये किया, ये 2016 तक चला और 2017 से जो है फरवरी के पहले कार्य दिवस को बजट प्रस्तुत किया जाने लगा। ठीक है, ये अरुण जेटली के द्वारा किया गया था। तो हम लोग देख लीजिए, पहला चेंज यशवंत सिन्हा किया, उसके बाद दूसरा चेंजेस जो है अरुण जेटली द्वारा किया गया जो फरवरी के पहले कार्य दिवस को। तो ये सारे चेंजेस दो कुछ ना कुछ रीजन थे। पहले तो ये 5 बजे चल रहा था तो ये टाइम शाम को होता था, जिसके वजह से अगले दिन बजट आता था तो उसका इम्प्लीमेंशन सही से नहीं होता था। मगर फिर जब उसे 11 बजे कर दिया गया तो फिर ये समय भारतीय समय अनुसार बिल्कुल सही रहने लगा। ठीक है, उसके बावजूद भी ये समय ऐसा था, अंतिम फरवरी होने की वजह से क्या होता था कि इसका इम्प्लीमेंशन होते होते फंड आते आते अप्रैल मई हो जाता था। ठीक है, जो हमारा फिनेंशियल ईयर है जो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता था, वो उसको रेगुलर नहीं कर पाते थे हम लोग। ठीक है, तो इसके वजह से बजट को और 1 महीना पहले कर दिया गया और फरवरी के पहले कार्य दिवस पर इसको लाया जाने लगा। जिससे हुआ ये कि अप्रैल महीने के पहले तारीख को जो है सारी फॉर्मेलिटियां पूरी कर लिया जाए, बजट को पास करके उसका पूर्णतः क्रियान्वयन 1 अप्रैल से संभव हो। इस वजह से जो है 1 फरवरी को बजट आने लगा। तो 2017 से ये अब तक ये परिपाटी चल रही है। इसमें कुछ और बदलाव है। 1924 में देखिए रेल बजट संबंधित है। 1924 में पहली बार जो है एकवत कमेटी की अनुशंसा पर जो है अलग रेल बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ये पहला रेल बजट था। ऐसा इसलिए था कि उस समय जो रेल बजट था ना, वो काफ़ी बड़ा हिस्सा उससे आता था। ठीक है, तो इस वजह से रेल बजट को अलग रखा जाता था। परंतु 2017 में जो है देवराय समिति के अनुसार, विवेक देवराय समिति की अनुशंसा पर जो है इसको मुख्य बजट में शामिल कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन जो है दरोगा में भी पूछा गया, रेलवे में पूछा गया है और बिहार एसएससी की परीक्षाओं में भी आया हुआ है। ठीक है, 2017 में देवराय समिति, इसमें यह बदलाव हो सकता है कि किस समिति की अनुशंसा पे 2017 में जो है रेलवे को मुख्य बजट में शामिल कर लिया गया। तो ये कौन सा क्या आंसर होगा हमारा? देवराय समिति। ठीक है, ये एकवत समिति आप लोग जान रहे होंगे, परंतु ये नहीं जानो कि देवराय समिति की अनुशंसा पे ये हुआ था। और कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ जो है, अपने निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, वो 9वां बजट पेश कर रही हैं। वो पी चिदम्बरम के बाद ऐसा करने वाली जो है दूसरी वित्त मंत्री हैं। सबसे ज़्यादा अब तक बजट जो हमारे मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत किया, जो 10 बार उन्होंने बजट प्रस्तुत किया। ये बजट, ये रिकॉर्ड जो है निर्मला सीतारमण आराम से तोड़ देंगी, क्योंकि उनका कार्यकाल तो अभी कंटिन्यू है ना, तो अभी 3 बजट वो प्रस्तुत करेंगी। तो इसमें कोई दो मत नहीं है, वो ये रिकॉर्ड आराम से तोड़ देंगी सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। अब देखिए क्या क्या बजट में प्रावधान है। हम लोग जानते हैं कि बजट से एक दिन पहले जो इकोनॉमिक सर्वे भी आता है, जिसमें साल भर का डाटा आ जाता है, तो उसी डाटा को मैंने यहाँ कोट किया है। वैसे निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में भी अपने जीडीपी, देश के जीडीपी की चर्चा की है। तो जीडीपी जो है 2024-25 में 7.2% और जो 25-26 7.4% रहा। ठीक है, उसके बाद जो है कुल बजट आपका जो है वो ग्रॉस 54,62,62,810 करोड़ का और शुद्ध जो है 53,47,315 करोड़ का है। ठीक है, जिसमें ये जो डिवीजन है आपका, ये ग्रॉस का डिवीजन है। ठीक है, ये नेट का नहीं है, ये ग्रॉस का है। ठीक है, तो ये जो है आपका 23% जो पूंजीगत व्यय है और 77% जो है आपका राजस्व व्यय है। देखिए पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। पूंजीगत व्यय ऐसा व्यय है जिसमें भविष्य में ये व्यय से आय की संभावना होती है, और जो राजस्व व्यय, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, आप सामाजिक व्यय कह सकते हैं, जिससे कोई भी आय की संभावना नहीं रहती है। हम अपनी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, स्थिर रखने के लिए ये व्यय करते हैं। जैसे स्वास्थ्य सेवा हो गई,
ये आम पब्लिक को दिया जाता है, पेंशन होता है, सैलरी होता है, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है, राजस्व व्यय में आ जाती है। पूंजीगत व्यय में अगर किसी हम इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, अगर कोई स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, पूंजीगत व्यय हो गई, जिसमें भविष्य में आय की संभावना रहती है। तो पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है इस बार, ठीक है। सरकार का ये बजट जो है ना, इसी हिसाब से है, जो पूंजीगत व्यय में वृद्धि की गई है। देखिए, जो ये अभी हम डिवीज़न देख रहे हैं, ये आपका ग्रॉस का डिवीज़न है। अगर नेट का डिवीज़न देखा जाए, तो वो जो है पूंजीगत व्यय जो है 12,21,821 करोड़ है, और जो संस्थागत व्यय है वो 41,25,494 करोड़ है। तो खैर ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो पूंजीगत व्यय है हमारा, उसमें 11.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है इस बार, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि राजकोषीय घाटा का क्या हाल है। 2024-25 में जो है 4.8% रहा, ठीक है। परंतु अनुमान जो है 4.9% का था, ठीक है। जो हमारा उस समय का इकोनॉमिक सर्वे आया था, तो उसमें 4.9% का अनुमान रखा गया था। तो उस हिसाब से सरकार ने अच्छा किया है, जो राजकोषीय घाटा को कंट्रोल किया है, 4.8% पे स्थिर रखा है, ठीक है। और सरकार ने ये प्रयास किया है कि 2025-26 में इसको 4.4% तक रखने का प्रयास किया है, ठीक है। और यही 26-27 में इसको 4%, और 27-28 में जो है इसको 3%, 3.5% करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। लक्ष्य रखा सरकार का। ये देखिए कहाँ तक संभव है। वर्तमान में 23 जनवरी को ये शायद डाटा जारी हुआ है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है 709.41 बिलियन US डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार। ये भारत चौथे नंबर पे है विदेशी मुद्रा भंडार के। ये जो स्थिति है आपका, जो चौथे स्थान पे है भारत, तो ये जो अभी स्थिति है, जो 709.41 बिलियन US डॉलर, ये सर्वकालिक उच्च स्तर पे है। ये सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा जो है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहले नहीं रहा है, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति इस बार फिलहाल अच्छी है। अब हम लोग बजट आवंटन देख लेते हैं, जो आपका डिपार्टमेंट वाइज आवंटन क्या है। वित्त मंत्रालय को 972 करोड़, रक्षा मंत्रालय को 7.85 करोड़, 7.85 लाख करोड़, गृह मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़, कृषि को 1.44 लाख करोड़, सड़क को 3.10, और वहीं पे रेल में 2.81, ग्रामीण विकास के लिए 1.97, शिक्षा में 1.39 लाख करोड़, और स्वास्थ्य में 1.6 करोड़। इसमें देखिए रक्षा मंत्रालय इंपॉर्टेंट है। रक्षा बजट जो है 7.85 करोड़ है, ठीक है। ये एक देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कृषि देख लीजिए 1.44 है, शिक्षा है 1.33, ये सारा इंपॉर्टेंट है। सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऋण जीडीपी। जो जीडीपी पे ऋण का कुल भार है 55.6% है, और 2030 तक इसको जो है 50% तक लाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार इसका लक्ष्य रखा है। इसके अलावा जो है कॉरपोरेट टैक्स में कुछ जो विदेशी कंपनियां हैं उसके लिए 30% का प्रावधान है, और जो भारतीय कंपनी है उसके लिए 30% का प्रावधान है। वहीं एमएसएमईज के लिए क्या है, ये 25% का प्रावधान है, ठीक है। इसके अलावा एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है, उसमें आपको फ्यूचर जो ट्रेडिंग होता है उसके लिए 0.2% से बढ़ाकर इसको 0.05 किया गया है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होता है? फ्यूचर ट्रेडिंग्स में आप किसी भी कंपनी का, जो किसी भी कंपनी के साथ सौदा के लिए भविष्य में जो है आप एक निश्चित तिथि को शेयर खरीद या बेच सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ठीक है। उसमें जो आय होगा उसको, उस पर जो है 0.2% से बढ़कर 0.5% टैक्स कर दिया गया है। वहीं ऑप्शन ट्रेडिंग में 0.1% से बढ़ा करके 0.15% कर दिया गया है। और वही एक्सरसाइज ऑप्शंस, इसमें जो है क्या कि जो ऑप्शन होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग करने का जो विकल्प होता है, उसको जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो अलग से आपको 0.125 जो टैक्स देना पड़ रहा था, वो अब बढ़ कर कितना हो गया है, 0.15%। ये लग तो काफ़ी कम रहा है, मगर जब बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन होता है तो ये काफ़ी पैसा हो जाता है। अब देखिए बजट में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है। बजट में कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। पहले ये 1 करोड़ था, इसको संशोधित किया गया, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया। 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की गई है, और 2 वर्ष में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग की व्यवस्था की जाएगी। जो किसानों को प्राकृतिक कृषि, एग्रीकल्चर जो नेचुरल फार्मिंग होता है, उसके लिए जो ऑथेंटिकेशन और ब्रांडिंग की व्यवस्था की जाएगी। देखिए नेचुरल फार्मिंग में जो होता है, प्रमाणीकरण बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग की व्यवस्था की जाएगी। खाद्य तेल के लिए जो आत्मनिर्भर तिलहन अभियान चलाया गया है। शिपिंग निर्माण के लिए
फंडिंग की योजना है। 5 तटीय एक्वा पार्क, ठीक है, ये एक्वा पार्क होगा। 5 तटीय स्टेट में जो होगा क्या होगा, एक्वा पार्क की व्यवस्था की जाएगी। वहीं बनारस और पटना में जो है जहाज मरम्मत हब की व्यवस्था की गई है। आंगनवाड़ी, आशा और 70 वर्ष से आयु से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑटोमेटिक कवर करने का प्रावधान किया गया है। और इसमें स्पेस इकोनॉमिक्स को 5 गुना बढ़ाने के लिए, जो स्पेस इकोनॉमी है हमारा, उसको 5 गुना बढ़ाने के लिए, वर्तमान में स्पेस इकोनॉमी कितना है मेरा, स्पेस इकोनॉमी जो है ना आपका $8 बिलियन के आसपास का, ठीक है, जिसको क्या करना है, बढ़ा करके जो है कितना करना है, इसको बढ़ा करके जो 5 गुना करने, लगभग $44 बिलियन के आसपास ले जाने का लक्ष्य है, 2033 तक का लक्ष्य है। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पहले जारी हो चुका, उसमें 25% जो है अतिरिक्त आवंटन की व्यवस्था की गई। वहीं बायोफार्मा शक्ति योजना में 10,000 बायोफार्मा हब बनाया गया है, ठीक है। उसके अलावा विदेशी क्लाउड प्रदाता को 2047 तक जो है ना टैक्स हॉलीडे किया गया। विदेशी क्लाउड प्रदाता को 2047 तक जो है ना टैक्स से फ्री कर दिया गया। टैक्स हॉलीडे वही होता है, ठीक है। उसके अलावा IITI क्रिएटर लैब बनेगा। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की 70 दवाओं पर ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। वहीं शिक्षा और चिकित्सा के लिए जो हम विदेश पैसा भेजते हैं उसमें 5% TCS लगता है, उसको घटा करके क्या कर दिया गया है, 2% कर दिया गया है। अगला बिंदु आता है बजट का। हमारा मुख्य बिंदु जो है मोटा मोटी तौर पे ये जो है ऊपरी स्तर पे इंपॉर्टेंट है। बाकी हम मुख्य परीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये डाटा सफिशियंट है, ठीक है। ये डाटा पूछा जा सकता है, इसको आप लोग काउंटर कर सकते हैं। इसके आधार पर आप लगभग सभी परीक्षाओं को कर सकते हैं, इवन BPSC के PT तक को काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। मगर जिस तरह से 71वीं का प्रश्न था तो उसके लिए थोड़ा और डाटा जरूरी होगा, तो उसके लिए एक अलग से हम बजट का पूरा एक वीडियो बना देंगे। अगर वो पूरा लेने लगते तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता, ठीक है। इस वजह से उसको हमने छोटा कर दिया है। अगला पॉइंट आता है नया रामसर स्थल बना है, 2 नया बना है। एक पटना पश्चिम बिहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले परीक्षा में 110% पूछा जाएगा। पटना पश्चिम बिहार। और एक जो है छारी ढांड है, ये धारी नहीं, ये छारी ढांड है, गुजरात के बन्नी घास भूमि में है। ये जो है आपका पटना पश्चिम बिहार जो हो गया है 97वां हो गया है, और छारी ढांड जो है ये आपका 98वां हो गया है। छारी ढांड मतलब जो होता है, छारी मतलब होता है खारा, और ढांड मतलब होता है झील। तो खारा झील जो होता है गुजराती में, उसको क्या जाता है, छारी ढांड, ठीक है। तो ये बन्नी घास भूमि जो एशिया के सबसे बड़े घास भूमियों में से एक आता है, कच्छ से किरण में है, तो उसी में ये छारी ढांड है, ठीक है। तो पटना पश्चिम बिहार जो 57वां एंट्री है, और छारी ढांड जो है ये आपका 58वां एंट्री है। तो इस हिसाब से भारत अब कितने रामसर स्थल हो गए, भारत में कुल 98 रामसर स्थल हो गए, ठीक है। रामसर स्थल के बारे में हम लोग रामसर कन्वेंशन के बारे में जान चुके हैं। 1971 में ईरान के शहर में इस कन्वेंशन का आयोजन हुआ, और जिसके आधार पर जो है रामसर स्थलों को मान्यता देने की प्रथा चालू हुई। वर्तमान में भारत में कितने साइट है, 98। सबसे ज़्यादा साइट कितना है, 20 तमिलनाडु में है, ठीक है। अब बिहार के कुछ महत्वपूर्ण साइट्स देख लेते हैं हम लोग, जो 6 हैं बिहार में, कुल 6। काबरताल है, जिसको 2020 में मान्यता मिला, ये बेगूसराय में अवस्थित है। नागी पश्चिम बिहार 2024 में इसको मान्यता मिला, ये कहाँ पे, जमुई में है। नागी और नकटी दोनों को एक साथ मान्यता मिला है। ये 13 अप्रैल 2024 की बात है, ठीक है। अप्रैल 2024 में नागी नकटी को मान्यता मिली है, दोनों जमुई में है। गोकुल जलाशय जो बक्सर में है, गोगाबिल झील जो कटिहार में है, यह कम्युनिटी रिजर्व भी रह चुका है। गोगाबिल झील कटिहार में, और उदयपुर जो है ये पश्चिमी चंपारण में है। सब तीनों को जो है मई में मिला। इस हिसाब से 6 जो है रामसर स्थल भारत में स्थित हैं, ठीक है। अब देखिए एक और डेवलपमेंट हुआ, आप जान रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एक प्लेन क्रैश में जो हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। ये प्लेन क्रैश कहाँ, ये जो है विमान क्रैश हुआ था आपको बारामती में, ठीक है। महाराष्ट्र के बारामती में ही प्लेन इनका क्रैश हुआ था। तो उनकी मृत्यु के बाद जो है उनकी पार्टी की अध्यक्ष के रूप में सुनेत्र पवार को उसने रख करके महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये कौन सी पार्टी के नेता हो गई अब आपकी, एनसीपी की। एनसीपी जो इसका चुनाव चिन्ह क्या है, घड़ी, ठीक है। ये एनसीपी जो है जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, घड़ी। ये एनसीपी का विभाजन हो चुका है, 2023 में विवाद हुआ था शरद पवार और अजीत पवार के बीच, जिसका फैसला चुनाव आयोग ने 2024 में दिया। और शरद पवार की पार्टी को जो है एनसीपी शरद पवार नाम दिया, और इसका चुनाव चिन्ह जो क्या रह गया, तुतारी बजाता हुआ एक आदमी। और जो अजीत पवार की पार्टी है उसको क्या मिल गया, एनसीपी का पुराना चुनाव चिन्ह घड़ी, ठीक है। तो इस हिसाब से सुनेत्रा पवार को जो है महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अगला एक आता है हमारे पास कि अहमदाबाद में एलएनजी और डीजल पर आधारित जो ड्यूअल फ्यूल जो है उस पर आधारित ट्रेन का प्रारंभ किया गया, जो कहाँ से, अहमदाबाद से विरमगाम तक के बीच चलाया गया। एलएनजी और डीजल पर आधारित डुअल फ्यूल ट्रेन, ठीक है। जो आजकल हम लोग हाइब्रिड कार की बात करते हैं ना, जो इलेक्ट्रिक पे चलता है फिर फ्यूल पे चलने लगता है,
या जो सीएनजी और फ्यूल दोनों पे रहता है, ये हाइब्रिड हो गया। तो ये इसी तरह का वो टेक्नोलॉजी होगा जिसमें ड्यूल फ्यूल टेक्नोलॉजी है। तो ये कहाँ से चला, अहमदाबाद से बीरम गाम तक, ठीक है। अब जो है विश्व बैंक और भारत के मध्य जो है CPF फ्रेमवर्क के अंतर्गत 8 से 10 बिलियन US डॉलर का समझौता हुआ है, ठीक है। अब हम लोग एक पॉइंट देख लेते हैं कि 1 फरवरी राष्ट्रीय तटरक्षक बल दिवस, 1 फरवरी को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका थीम जो है सुरक्षित तट समृद्ध भारत, सुरक्षित तट समृद्ध भारत, ठीक है। इसके बाद कुछ पुस्तकें 1 तारीख को जिसका विमोचन हुआ वो है कौन, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी। ये पुस्तक जो है विजय त्रिवेदी लिखे हैं, ठीक है, विजय त्रिवेदी। इसके बाद एक पुस्तक आ जाता है रहस्य, जिसको किसने लिखा है, संतोना तिवारी ने। उसके अलावा कुछ उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला जो चेन्नई में आयोजित किया गया, और रूसोम ऑरेंज फेस्टिवल ये नागालैंड में आयोजित किया गया। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य, निपाह वायरस के खतरे के मद्देनजर जो है पशु उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन सा देश, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान ने। ये भारत से जो एक्सपोर्ट हो रहा था जो एनिमल मीट, उस पर प्रतिबंध लगा दिया किसने, किर्गिस्तान ने। वहीं सेल को जो है ग्रेट प्लेस टू वर्क कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ। इस हिसाब से हम लोगों का जो 2 फरवरी का सारा राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है वो होता है समाप्त।